सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप सेमेस्टर क्लासेस। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यानी सुमित के साथ। जो आप पीछे देख पा रहे हैं हेडिंग, वो है यूनिट एंड मेजरमेंट, और ये आपके फिजिक्स का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक यूनिट होने वाला है। आप किसी भी जगह चले जाएं, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसे किसी चीज के अंदर मापा ना जाए। जैसे अगर आप बात करें किसी भी ह्यूमन की, तो ह्यूमन की बॉडी का कोई ना कोई वेट होगा जिसे आप किलोग्राम में मेजर करेंगे। अगर आप उसे बुखार आ गया है तो आप थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर नापेंगे। अगर वो किसी भी वैकेंसी के अंदर यहाँ पर मेडिकल टेस्ट देता है, मान लो आर्मी में गया, तो आर्मी वाले उसकी हाइट भी नापेंगे कितना होगा, तो वो इंची टेप से ये उसका हाइट लेंगे, उसके सीने का माप लेंगे तो वो सेंटीमीटर में होगा। अगर आप इस वक्त क्लास कर रहे हैं तो कोई ना कोई समय जरूर हुआ होगा जिसे आप आवर, सेकंड और मिनट के अंदर मेजर कर रहे होंगे। तो हर एक चीज, हर एक वो जो चीज जिसका आपको मेजरमेंट करना है उसका कोई ना कोई यूनिट जरूर से होता है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ता है यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी इकाइयां और मापन। यहां पर एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये कंप्लीट सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होने वाले हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को हिंदी मीडियम के अंदर चीजें बहुत आसानी से समझ में आती है और किन्हीं को इंग्लिश के अंदर। जो आपका डिप्लोमा या फिर आपका जो किसी भी पर्टिकुलर बोर्ड की मैं बात कर लूं, तो वो कुछ बोर्ड्स के अंदर हिंदी में होता है, कुछ बोर्ड्स में इंग्लिश में होता है, मगर बीटेक आपका जो है वो इंग्लिश माध्यम में ही हमेशा पूरा होता है। तो यहाँ पर फिजिक्स की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और आपके सिलेबस के अंदर जो यूनिट यहाँ पर दिया गया है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। और इसके अंदर हम आज के सेशन के अंदर जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसकी हेडिंग्स मैंने यहाँ पर नीचे लगा रखी है। फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स यानी मूलभूत और व्युत्पन्न इकाइयां, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी इकाइयों की प्रणालियां कौन कौन सी हैं। क्योंकि जैसे भारत है, तो भारत के अंदर आपने मापन पद्धतियां देखी होंगी। आप बेसिक बोलचाल की भाषा में अपने घर के में मतलब ऐसे बोलते होंगे, क्या तुझे रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। रत्ती भर भी ज्ञान में रति जो वर्ड है वो मापन की एक इकाई है जो पुराने जमाने में इस्तेमाल की जाती थी। इसीलिए कहा गया रत्ती भर भी ज्ञान ना होना। इसका मतलब ये है कि आपको सूक्ष्म मात्र भी ज्ञान नहीं है। वो रति जो है वो मेजरमेंट की एक इकाई हुआ करती थी। आई बात समझ में? जैसे आपने जो है वो ये सुना होगा कि यार सुबह से 4 आना की भी कमाई नहीं हुई, तो 4 आना, 12 आना, 16 आना, ये सारे पैसे मेजर करने की पहले यूनिट्स जो हैं वो भारत में चला करती थी। और जैसे आप बात करते हैं सोने का भाव प्रति तोला 1,20,000 हो गया, तो तोला ये भी सोने को मापने का, उसके वजन को मापने का एक इकाई था जो भारत के अंदर इस्तेमाल किया जाता था और आज भी किया जाता है, जिसका वैल्यू 10-12 नहीं, सॉरी 10 ग्राम नहीं, 11 11.5 ग्राम, 12 ग्राम के आसपास जो है वो तोला का भाव होता, मतलब तोला का जो है वो वजन होता है। तो ये भारत के अंदर आप शुरुआत से बचपन से ही ऐसे शब्दों को सुनते हुए आ रहे हैं। ये सारे के सारे शब्द किसी न किसी चीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। जैसे आप दवाई ले रहे हैं, आप तबीयत आपकी खराब थी, तो आप जब दवाई लिए तो पहले के लोग ऐसे पूछते थे, हाँ भाई कितने आना सुधार नजर आ रहा है। 4 आना फर्क आया। 4 आना का मतलब 16 आना 1 रुपया बनता था। तो 4 आना मतलब 25% ऑफ 1 रुपी, 1 रुपए का 25% भाग, यानी 1/4 हिस्सा। यानी पहले जितना खराब महसूस कर रहे थे, क्या 1/4 सुधार नजर आ रहा है तुम्हें? ये उनके कहने का मतलब हुआ करता था। तो इसी चीज को हम सीखने वाले हैं कि भारत में मेजरमेंट का मान अलग चल रहा था, अच्छा यूरोपियन कंट्री में अलग चल रहा था, है ना। तो हर जगह अलग अलग मापन की इकाइयां थी। तो हमें यहाँ पर इकाइयों की प्रणालियों को भी समझना है कि अलग अलग समय पर अलग अलग प्रणालियां दी गई, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैठक करके एक प्रणाली को जो है वो मानक बनाया गया, और जिसके अंदर जो है वो कुछ यूनिट्स को डिसाइड किया गया कि इस चीज के लिए इस यूनिट को हम इस्तेमाल करेंगे एज ए स्टैंडर्ड वैल्यू हर देश में, ताकि जब दो देश आपस में व्यापार करें तो वो उस समान इकाई के आधार पर आपस में व्यापार भी कर पाए। और यही वजह है कि यूनिट एंड मेजरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन जाता है। तो चलिए यहां पर अपन शुरुआत करते हैं
और सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसी चीज को मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए और आप फ्रूट वगैरह खरीदते हैं, तो वहां पर आपको आजकल इलेक्ट्रॉनिक कांटा मिलता है। पहले वो वजन वाला होता था, उसमें लोग चोरी बहुत करते हैं, वजन को जो है वो मिस लीड कर देते हैं। 1 किलोग्राम आपने केले खरीदे, 1 किलोग्राम का वहां बाट भी नजर आएगा, और वो 1 किलोग्राम के बाट पर बराबर 1 किलो दिखेगा भी सही, मगर उस बाट को हटाकर चेक करेंगे तो पता चलेगा कि वो वजन वहां पर गलत कैलकुलेट किया गया था। उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने मैकेनिकली कुछ ऐसा छेड़छाड़ किया कि असल में दिखेगा 1 किलो, मगर वो होगा आपका 900 ग्राम, यानी हर बार 100 ग्राम की वो कमी करते चले जाते हैं। 10 लोगों को बेचा, 1 किलो केले के पैसे बच गए उसके। तो इस तरीके से आजकल इलेक्ट्रॉनिक इनमें भी सेटिंग्स हो जाती हैं, क्योंकि ये तो प्रोग्राम्ड आईसीज होती हैं, तो इनके अंदर कुछ छेड़छाड़ करके यहाँ पर भी बदलाव हो सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान भी रखना चाहिए। तो जैसे मास का मेजरमेंट करना है तो आप किलोग्राम वगैरह में करते हैं। अगर आप वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं, दूध वाला आपके घर पे जब सुबह आता है तो आपको दूध जब देता है, तो आप भगोने के अंदर जब दूध लेते हैं तो वो एक बर्तन होता है जिसमें वो भर करके नाप के आपको दूध डालता है। वो जो बर्तन होता है वो लीटर के अंदर आपका वॉल्यूम का मेजरमेंट करता है, लिक्विड्स को मेजर किया जाता है यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं बात करूं लिक्विड्स के अलावा, वैसे अपन एयर का भी वॉल्यूम, हर चीज का वॉल्यूम अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम मेजरमेंट अलग होता है और मास का मेजरमेंट अलग होता है। फिर बात करें, अगर आप किसी मतलब टेलर के पास जाते हैं तो वो आपके शर्ट का मेजरमेंट लेता है, पैंट का मेजरमेंट लेता है, यानी कि यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ लेंथ लिया जा रहा है। और या फिर अगर आप बीमार हैं तो आपका जो है वो शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो तापमान का मेजरमेंट किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल हैं जिससे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें हर चीज को मापने की आवश्यकता होती है, हर चीज को मापने की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमने शुरुआत में टॉपिक उठाया है नीड ऑफ मेजरमेंट इन फिजिक्स, यानी भौतिकी के अंदर मापन का हमें इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है, इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें, टू अंडरस्टैंड एनी फिनोमिनन इन फिजिक्स वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। फिजिक्स के अंदर आपको कोई भी चीज समझनी है तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वो ऐसी नहीं है जिसे प्रूव नहीं किया गया है। आप कहते हैं ना, या फिर आपने सुना होगा कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो साइंस के परे है। जैसे मान लीजिए कोई आध्यात्मिक शक्तियां हैं, बहुत सारी आध्यात्मिक शक्तियां, और आप इसे नकार नहीं सकते। आप चाहे कितने भी पढ़ लिख लें, जिंदगी में कभी ना कभी आपको एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आपको ये महसूस होगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो साइंस के भी परे हैं। जो चीजें लोगों को समझ में आई और जिन चीजों को लोगों ने साबित कर दिया एक्सपेरिमेंट की सहायता से, वो तो बन गया साइंस। और जो चीज वो साबित नहीं कर पाए मगर फिर भी वो हैं, उसे उन्होंने सुपर नेचुरल साइंस के नाम से बुलाया कि भैया ये कुछ चीजें ऐसी जो साइंस के परे हैं, अभी तक हम इनको समझ नहीं पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें उपस्थित नहीं है। जैसे पृथ्वी के ऊपर विदेशी चीजों या एलियंस वगैरह की थ्योरी बहुत शुरू से चलती आ रही है, अलग अलग जगह देखी भी गई है, अलग अलग जगह इस चीज के बारे में भ्रांतियां भी फैली है। क्या हम पूरे यूनिवर्स में इकलौते हैं जो रहते हैं? ऐसा नहीं है, बहुत जगह और भी हैं जहां पर हो सकता है कि जीवन हो, जिसकी खोज हो रही है। हमें मिला नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर जीवन है नहीं। इसीलिए ये कहा गया है कि भैया किसी भी चीज को अगर प्रूफ करना है तो हम फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मुझे उस चीज को मेजर करना पड़ता है, और वहीं पर हमें मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ी। तो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि किसी भी फिनोमिनन को अगर आपको समझना है, फिनोमिनन इन फिजिक्स, कोई भी फिनोमिनन फिजिक्स में समझना है तो हमें परफॉर्म करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट। और हर एक एक्सपेरिमेंट को चाहिए क्या? मेजरमेंट। हर एक एक्सपेरिमेंट को मेजरमेंट चाहिए, आपको मापना पड़ता है चीजों को। अब जो चीज आप माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, एंड वी मेजर सेवरल फिजिकल प्रॉपर्टीज, और हम बहुत सारी चीजों को मेजर करते हैं, जैसे लंबाई, मास, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर,
एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम मेजर करते हैं, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोटोज के अंदर एग्जांपल लेकर के भी आपको बताया था। इसी की हिंदी लिखी हुई है कि भौतिकी में किसी भी घटना को समझने के लिए हमें प्रयोग करने पड़ते हैं और प्रयोगों के लिए मापन की आवश्यकता होती है, और हम लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, दबाव जैसी बहुत सारे भौतिक गुणों को नापते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें हम ये बात करेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, किसी भी चीज को प्रायोगिक रूप से, एक्सपेरिमेंटल माने प्रायोगिक रूप से, वेरिफिकेशन का मतलब है कि आप अगर साबित करना चाहते हैं तो कानूनों और सिद्धांतों के प्रायोगिक सत्यापन के लिए भी भौतिक के गुणों के मापन की आवश्यकता होती है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉज एंड थ्योरीज ऑल्सो नीड्स मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि किसी भी चीज के भौतिक गुणों को समझने और उससे संबंधित नियमों को सत्यापित करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और यही वजह है कि मेजरमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट, यहां पर अपन आगे चल के बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। भौतिक राशि क्या चीज होती है, एकदम जीरो से पढ़ेंगे अपन हर वो टॉपिक। अपन एकदम जीरो से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी उत्पत्ति कहां से हुई और आगे चलकर वो कहां पर पहुंची। तो आप क्लास को पूरा अच्छे से सुनने, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ना लिखें। आप जब नोट्स बनाएं तो आप अगर अंग्रेजी में कंफर्टेबल हैं तो सिर्फ इंग्लिश लिखें, और हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो सिर्फ हिंदी लिखें। मगर ये ध्यान रखें कि आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी में फाइनल एग्जाम में किस लैंग्वेज में लिखना है, आप उसी लैंग्वेज में नोट्स बनाएं। ये हो सकता है कि अंग्रेजी में आपको फाइनल एग्जाम में लिखना है, आपने नोट्स अंग्रेजी में बनाए और समझ में ना आए, तो अंग्रेजी की लिखी हुई लाइन के नीचे हिंदी के उन कठिन शब्दों को, मतलब अंग्रेजी के उन कठिन शब्दों की हिंदी आप यहां नीचे से देख करके लिख सकते हैं, ताकि आपके नोट्स एकदम अच्छे बने और आपको बढ़िया से समझ में भी आए। सेकेंड पॉइंट यहां पर अपन बात करते हैं कि भौतिक राशि होती क्या है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पर हमने कहा एक फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय ए नंबर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी चीज का फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो इस बात को दर्शाता है कि मैं उस चीज को मेजर भी कर सकता हूं और उसे किसी नंबर में डिस्क्राइब भी कर सकता हूं। ये फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। वह भौतिक गुण है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वह भौतिक गुण है जिसे किसी संख्या द्वारा मापा और वर्णित किया जा सकता है, भौतिक राशि कहलाता है। जैसे मान लीजिए लेंथ है, तो लेंथ को मैं नाप भी सकता हूं और मैं बता भी सकता हूं कि इसका वैल्यू कितना है, 5 मीटर, 10 मीटर। तो लेंथ क्या है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है जिसे मापा भी जा सकता है और उसे किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू से, किसी भी मान से दर्शाया भी जा सकता है। तो ऐसी चीज जिसे मापा भी जा सके और उसे किसी मान से प्रदर्शित भी किया जा सके, ऐसी चीज को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, मास ऑफ ए पर्सन इज 65 किलो। तो मास क्या है, मास एक भौतिक राशि है। किसमें मापा है, किलोग्राम में। कितना किलो वजन आया, 65 किलो वजन आया। एक व्यक्ति का द्रव्यमान 65 किलोग्राम है। फिर हमने कहा लेंथ, लेंथ माने लंबाई, किसी भी टेबल की लंबाई। तो यहां पर लेंथ क्या है, भौतिक राशि, उसका जो है वो मान कितना है, 3, और उसकी यूनिट क्या है, मीटर। एक मेज की लंबाई 3 मीटर है। एरिया, किसी भी हॉल का, मतलब हॉल मतलब जहां बेसिकली अपन बैठते हैं, मान लीजिए स्कूल का ग्राउंड है और वहां पर, स्कूल का ग्राउंड तो खुला हो गया, हॉल मतलब ऊपर से पैक भी रहेगा वो। तो हॉल का जो क्षेत्रफल है वो 100 मीटर स्क्वायर है। किसी भी कमरे का तापमान 300 केल्विन है,
तो एक कमरे का तापमान 300 केल्विन है, एक होल का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, मेज की लंबाई 3 मीटर है। तो यहाँ पर मास, लेंथ, एरिया और टेम्परेचर, ये चारों चीजें क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, जिसे मापा गया है किलोग्राम, मीटर, मीटर स्क्वायर और यहाँ पर केल्विन में। और यहां पर इनका मान कितना है? 65, 300 और 300। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही अपन एक एक चीज को एकदम बेसिक से समझते चलेंगे। तो आप अंग्रेजी के अंदर ये डेफिनेशन लिखेंगे और ये 4 एग्जाम्पल लिखेंगे, जिसमें इनके नीचे अंडरलाइन करेंगे, जिससे पता रहेगा कि इसको फिजिकल क्वांटिटी कहा गया है और ये इनकी वैल्यूज है। क्लियर है यहां तक? ऑल सेट, ऑल गुड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें कि फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि के कितने प्रकार होते हैं। आपने अभी देखा, लंबाई देखा, मास देखा, आपने टेम्परेचर देखा, लेंथ देखा, ये सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है? हमने कहा अरे फिजिकल क्वांटिटी तो जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी होती है। ये आपके यहां पर देखो, इस जगह पर अपन ने मेंशन भी किया है। ये देखो यहाँ पे फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स, तो इसको अपन यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला लेखा फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूलभूत राशि। मूलभूत राशि का मतलब क्या होता है सर? मूलभूत राशि का मतलब ये होता है द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ दियर मेजरमेंट इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। वह भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि के मान पर निर्भर नहीं करती है, वो मूलभूत भौतिक राशि यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। यहां पर हिंदी भी देख सकते हैं, वे भौतिक राशियां जो अपने मापन के लिए किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, वो मूल राशियां कहलाती हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। इनका वैल्यू जो है वो एक वैल्यू नापा, अगर आपने नापा है तो मास लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ये सारी वैल्यूज व्यक्तिगत हैं, इंडिविजुअल हैं। इनके मापन में किसी दूसरी अन्य भौतिक राशि का कोई सहयोग नहीं है। ऐसी राशि को फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशि कहा जाता है। ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मूल राशि किसे कहते हैं? वो भौतिक राशि जिसे मापन में या जिसके मापन में किसी अन्य भौतिक राशि यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके मेजरमेंट में किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी का कोई रोल नहीं होता है, ऐसी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिर दूसरी आती है डेराइव्ड। डेराइव्ड का मतलब है व्युत्पन्न। अब व्युत्पन्न का मतलब इसको उत्पन्न किया गया, पैदा किया गया। मतलब आप साफ साफ समझ पा रहे हैं, पिछली डेफिनेशन पढ़ी तो इसको तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि ये वो भौतिक राशि है जिसे मेजर करने के लिए आपको किसी अन्य भौतिक राशि की भी सहायता लेनी पड़ती है। जैसे यहां पर पहला पॉइंट लिखा है कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स अपॉन, तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करती है? डिपेंड्स करती है। ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो डिपेंड नहीं करती है, डू नॉट डिपेंड्स। अदर फिजिकल क्वांटिटी, और यहां पर क्या आ जाएगा? डिपेंड करती है ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर दियर मेजरमेंट इज नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटी। जैसे अगर मैं बात करूं एरिया की, एरिया की, तो एरिया अपन कैसे लिखेंगे भाई? एरिया अपन लिखेंगे मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर अपन ने जैसे मान लो ऐसे लिख दिया, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई भी मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में। तो दो फंडामेंटल राशि के गुणनफल से आपको ये राशि मिली, इसीलिए इसे डेराइव्ड कहेंगे। वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया गुणा लेंथ। तो एरिया तो ऑलरेडी एक डेराइव्ड राशि है,
इसमें आप एक फंडामेंटल राशि का यूज करेंगे तो जाकर के आपको ये वैल्यू मिलेगा। तो वॉल्यूम भी कैसा क्वांटिटी हुआ, एक आपका डेराइव्ड राशि हुआ। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या होता है, डिस्टेंस। किस में नापेंगे आप, मीटर में नापेंगे। और नीचे क्या लिखा है आपने, समय। समय किस में नापेंगे आप, टाइम में नापेंगे। यानी कि यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर मीटर, और ये आपका आ गया सेकंड। तो ये अगेन दो फंडामेंटल राशियां हैं जिनका इस्तेमाल करके आपने क्या निकाला है, एक डेराइव्ड राशि निकाला है। फोर्स लिखा आपने, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सिलरेशन होता है, m इंटू ए होता है। तो यहां पर भी आपको जो है वो मास अलग से एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और एरिया आपने अभी देखा एक डेराइव्ड क्वांटिटी है जो फिर से दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है। तो ये वो राशियां हैं, ये वो भौतिक राशि है, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो एक या एक से अधिक मूलभूत राशियों के आपस में गुणनफल या भाग या कुछ भी करिए आप, उससे प्राप्त हो रही हो, उन्हें डेराइव्ड राशि कहा जाता है। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो दो तरीके की राशियां होती है, 100% आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि व्हाट आर द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और व्हाट आर द टाइप ऑफ यूनिट्स। So there are two types of physical quantity, or you can say units. First one is fundamental quantity and second one is derived quantity. पहली है मूलभूत राशि और दूसरी है व्युत्पन्न राशि। पहली है मूलभूत इकाई और दूसरी है व्युत्पन्न इकाई। यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो ये कि हम मापन की इकाइयों के तौर पे किस किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, और समय समय पर अलग अलग प्रकार की प्रणालियों का भी इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो वो प्रणालियां क्या हैं, उनके बारे में भी अपन यहां पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन यूनिट्स फॉर मेजरमेंट, यानी मापन की इकाई के बारे में। द स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट। जो आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि के मापन के लिए मानक लिया है, उस मानक का नाम है यूनिट। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त मानक को इकाई कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, ये बहुत बेसिक बेसिक शब्द है मगर कंफ्यूजन बहुत होता है। भौतिक राशि जिसे मापा जा रहा है, मेजरमेंट यानी मापन, उस मेजरमेंट, उस भौतिक राशि के मेजरमेंट के लिए आपने एक मानक निर्धारित किया, उस मानक का नाम दिया यूनिट, और वो यहां पर लिखा है इकाई के रूप में हिंदी में। जैसे एग्जाम्पल लें कि भैया लेंथ जो है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। मास फिजिकल क्वांटिटी। टाइम फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या है, यूनिट है मीटर, फुट, इंच। मास का क्या है, किलोग्राम, पाउंड। टाइम का क्या है, सेकंड, मिनट, आवर। टेम्परेचर का क्या है, फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, बहुत सारे हैं। तो ये जो येलो कलर से अंडरलाइन है ये तो है फिजिकल क्वांटिटी, और ये जो ग्रीन कलर से अंडरलाइन है ये है उनकी यूनिट्स। ये चीज आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि एकदम हिंदी इंग्लिश और एकदम बेसिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए यहां पर मैं आपको चीजें करा रहा हूं। अब बात करते हैं कि कोई भी यूनिट कैसी होनी चाहिए। मतलब आप लोगों को यूनिट का नाम ऐसा देखने को मिला जिससे आप आसानी से मुंह से बोल तक नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी यूनिट भाई किस काम की, जिसको बोलने में भी अपनी जीभ जो है वो 4 बार मुड़ जाए ऐसे। तो हमने कहा कि यूनिट जो है उसका कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए, कि भाई ये यूनिट जो है ना वो ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो हमने लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला आता है कि एक यूनिट वेल डिफाइंड होना चाहिए, बहुत बढ़िया से सुपरिभाषित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा करके वैल्यू डाल दिया, आपने उस यूनिट को अच्छे तरीके से परिभाषित किया है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी नियम कायदे कानून जब सरकार बनाती है तो उसके अंदर कई बार विरोधाभास आ जाता है, ऑब्जेक्शन हो जाता है, क्योंकि सरकार ने उस नियम को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया, तो लोगों को कंफ्यूजन हो गया
और उन्होंने अपने मन से मान लिया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और उन्होंने विद्रोह कर दिया। मगर अगर पूर्ण रूप से परिभाषित किया जाता और हर पक्ष को यह बताया जाता कि इसका मतलब यह है, तो जब सबको समझ आ जाता तो उस पर विवाद नहीं होता। हाँ, असंतुष्टि हो सकती है, मगर समझ ना पाने की वजह से विवाद जो है वो टल जाता। जैसे मान लीजिए कि आपको कहा, मतलब कॉलेज के अंदर टीचर ने बोल दिया कि कल आपका जो है वो टेस्ट है, मगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं, आपको ये नहीं बताया गया कि किस सब्जेक्ट का टेस्ट है, तो यह तो विवाद हो गया ना। अगले दिन आप आकर के कहेंगे कि सर टेस्ट तो है, मगर किस सब्जेक्ट का, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो अगर आपको यह कह दिया जाता कि कल आपके फिजिक्स के अंदर फर्स्ट मॉड्यूल यूनिट एंड डायमेंशन का टेस्ट होगा, तो क्या उन्होंने प्रॉपर परिभाषित किया? जी हाँ। अब उन्होंने प्रॉपर परिभाषित किया है कि कल फिजिक्स का टेस्ट है और फिजिक्स में भी पहली यूनिट का टेस्ट है, तो आपको पहला यूनिट पढ़ के आना है, बात खत्म हो गई। ये फर्क पड़ता है जब आप किसी भी चीज को सुपरिभाषित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सूटेबल साइज, उपयुक्त आकार। यूनिट का आकार बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं हाइट को सेंटीमीटर में नापता हूं, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में नापूंगा तो मेरी हाइट आई 180 सेंटीमीटर। मगर अगर मैं इंच में हाइट को नापता तो मेरी हाइट 180 से कम आती। और अगर मैं फीट में नापूंगा तो मेरी हाइट फॉर एग्जांपल 6 फीट आती है ना। तो इस तरीके से जो है वो 1 फीट 12 इंच का होता है, ये आपको पता होना चाहिए, 1 फीट 12 इंच का होता है, तो ये 72 इंच हो गया। और फिर वहां पर हर एक इंच में सेंटीमीटर भी होते हैं, तो सेंटीमीटर ये तो मैंने अंदाजे से लिखा है। मतलब ये है कि आप अगर बहुत बड़ी वैल्यू लेंगे, यूनिट जो है उसका साइज बहुत बड़ा लेंगे तो वैल्यू छोटा आएगा, और यूनिट का साइज बहुत छोटा लेंगे तो वैल्यू बहुत बड़ा आएगा। तो आपको कुछ ऐसा वैल्यू लेना है जिससे आपका वैल्यू, ऐसा यूनिट का जो है वो साइज लेना है कि उसका जो वैल्यू निकल के आए वो ऐसा निकल के आए जो ना तो बहुत बड़ा हो और ना बहुत छोटा हो। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज इस एग्जांपल से समझ में आ गई होगी। तो सूटेबल साइज हो गया, वेल डिफाइन हो गया। अगली बात करें, रिप्रोड्यूसिबल, पुनर्उत्पादनीय होनी चाहिए, यानी आप उस यूनिट को किसी भी दूसरे यूनिट की सहायता से प्रोड्यूस कर सके, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है इनवेरिएबल, यानी अपरिवर्तनशील होनी चाहिए उसका वैल्यू। वो जो यूनिट है, ऐसा नहीं हो कि गर्मियों में यूनिट अलग काम में ले रहे हैं, सर्दियों में यूनिट अलग काम में ले रहे हैं, आप बरसात में यूनिट अलग काम में ले रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। लंबाई को मीटर में ही नापा जाएगा, सर्दी गर्मी नमी बारिश, कोई सीजन हो, कोई भी परिस्थिति हो, लंबाई को मीटर में नापेंगे तो मीटर में नापेंगे। मतलब इस तरीके की बात कही गई है कि वो कभी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, और इनडिस्ट्रक्टिबल यानी अविनाशी होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, कभी भी हम लेंथ को मीटर में नापना नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, है ना। अब चाहे भूकंप आ गया जापान के अंदर 8.8 रिक्टर स्केल का, तो भी वहां लोग जो है वो लेंथ को मीटर में ही नापेंगे। ये समझने की बात है कि भैया उसको कभी बदला नहीं जा सकता। नया यूनिट जरूर ऐड किया जा सकता है, कल को कोई ऐसी चीज हमारे सामने आई जिसको हमने आज तक मेजर नहीं किया, तो उसके लिए नया यूनिट जरूर हो सकता है। हो सकता है वो यूनिट फंडामेंटल निकल कर के आए, या हो सकता है कि वो यूनिट डेराइव्ड निकल के आए, वो निर्भर करता है उस चीज का जो प्रकृति है वो कैसा है। और लास्ट लिखा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य होनी चाहिए। वो ऐसा यूनिट होना चाहिए जो नेशनल लेवल पर लोग एक्सेप्ट कर सके, ऐसा यूनिट होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट थी जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका यहां से। फिर उसके बाद बात करें यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में, ये आपका आखिरी हेडिंग यहां पर आ गया है आज के सेशन का, और वो ये है कि इस मेजरमेंट के प्रणालियां कितने प्रकार की हैं, जिसके बारे में मैंने यहां पर आपसे शुरुआत में डिस्कस किया था। ये देखो, ये रहा। अपन ने फिजिकल क्वांटिटी क्या है उसके बारे में जानकारी ले ली, हमने फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या हैं या यूनिट्स क्या हैं उनके बारे में जानकारी ले ली। अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करने जा रहे हैं, यानी कि आपका जो प्रणाली है उसमें यूनिट कौन कौन सा लिया गया है। सबसे पहले आता है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
सीजीएस आता है, एमकेएस आता है, एसआई आता है। अलग अलग जो है प्रणालियां बनाई गई अलग अलग समय पर। पहली प्रणाली, दिस सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। तो आपका फ्रांस, फ्रांस कुछ भी बोल दो, फ्रांस के अंदर जो है ये रहा यहाँ पे, इस प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई? फ्रांस में हुई। इट इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसे गॉसियन मात्रकों की प्रणाली भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किस मात्रक प्रणाली को गॉसियन प्रणाली के नाम से जाना जाता है? सीजीएस सिस्टम को जाना जाता है। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड अपॉन, सीजीएस नाम क्यों पड़ा? सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। तो ये बेस्ड होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के ऊपर, और इसी को इसने फंडामेंटल यूनिट माना है लेंथ का, मास का और टाइम का। यानी सीजीएस सिस्टम ने लेंथ को कंसिडर किया सेंटीमीटर में, मास को कंसिडर किया ग्राम में और समय को कंसिडर किया सेकंड में। इसीलिए सीजीएस नाम पड़ा। इसीलिए क्या नाम पड़ा? सी, जी और एस। ये सीजीएस यहां से नाम पड़ा। समझ में आ गई बात आपको? ये चीज आपकी सीजीएस प्रणाली की हुई। अब सीजीएस के बाद दूसरी आती है एमकेएस प्रणाली। अब एमकेएस प्रणाली में क्या होता है सर? तो देख लेते हैं। ये भी फ्रांस में ही बनी, ये भी फ्रांस में ही बनी और इसे फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट कहा गया। तो गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट कहा गया सीजीएस को और फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट कहा गया एमकेएस को। अब यह नाम एमकेएस समझ में आ गया क्यों पड़ा? ये एम फॉर मीटर है, के फॉर किलोग्राम है और एस फॉर सेकेंड है। ये आपने फंडामेंटल यूनिट्स चुनी लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए। लेंथ के लिए मीटर और मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड। इसीलिए इस प्रणाली को एमकेएस नाम दिया गया। तो आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम से खुद से पता चल जाएगा। सीजीएस माने सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, और एमकेएस मतलब कि यहां पर आपके पास आ जाएगा मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकंड। ये तो पता ही है, सेकंड टाइम के लिए, किलोग्राम मास के लिए और मीटर लेंथ के लिए है। ये फंडामेंटल यूनिट चुनी गई। फिर अगली आती है एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली, इस प्रणाली में क्या होता है साहब? इसके बारे में भी यहां चर्चा कर लेते हैं। इस प्रणाली में क्या होता है? तो ये ब्रिटेन ने दी। तो ये सवाल बन गया भाई इंपॉर्टेंट कि दो प्रणालियां तो फ्रांस की थी, ब्रिटेन की कौन सी थी? तो ब्रिटेन की थी एफपीएस सिस्टम। उन्होंने एफ लिया फुट के लिए, पी लिया पाउंड के लिए और एस लिया सेकंड के लिए। सेकंड तो टाइम का होगा, सिंपल सी बात है। पाउंड उन्होंने मास का लिया और फुट उन्होंने लेंथ का लिया। तो वहां पर इस चीज को वो यूज करते हैं। पाउंड एफ जो है वो आपका हो गया फुट, यानी लेंथ को फुट में नापेंगे, वजन को पाउंड में नापेंगे और सेकंड को वो टाइम में मेजर करते हैं। ये ब्रिटिश प्रणाली जो है वो वहां पर आई। फिर इसके बाद में सब लोग अलग अलग यूज कर रहे थे। तो फिर एक अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई और उसमें कहा कि भाई सब अपना अपना राग अलापोगे, तो जब आपस में हम ट्रेड करेंगे, व्यवहार करेंगे, व्यापार करेंगे, तो उस अवस्था के अंदर हम लड़ मरेंगे एक दूसरे से। तो क्यों ना एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया जाए ऐसा जो सभी देश उसे माने। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। बोले यार व्यापार करना है तो किसी को एक कॉमन चीज लेना पड़ेगा। तो बना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे एसआई यूनिट के नाम से जाना जाता है। कब हुआ ये मीटिंग? 1971 के अंदर जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी। किसके ऊपर जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी? वेट एंड मेजर्स के ऊपर। ये मीटिंग जो है वो ये डिसाइड करती है कि इंटरनेशनल यूजेस के लिए हम किस सिस्टम ऑफ यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट कहा कि दिस सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और इसको एब्रिविएट किया गया एसआई शब्द से, और ये इसका फ्रेंच नेम है। ये इसका कौन सा नाम है? फ्रेंच नेम है। तो यहां पर आपने देखा कि जो एस आई यूनिट है वो एक फ्रेंच नाम है
और ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है उसका एब्रीविएशन है, यानी उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो लिया गया। तो ये एसआई यूनिट जो है वो सभी के सभी देश मानते हैं। द एसआई यूनिट कंसिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट। उन्होंने 7 फंडामेंटल यूनिट दी। अब तक कितनी चल रही थी सर? अब तक 3 चल रही थी। सीजीएस में 3 थी, एमकेएस में 3 थी और एफपीएस में 3 थी। एसआई ने कहा मैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपको दे रहा हूं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आपको दे रहा हूं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स तो हिंदी में यहां पर पढ़ सकते हैं। 1971 में मापतौल पर महासम्मेलन ने अपनी बैठक आयोजित की और अंतरराष्ट्रीय उपयोग के लिए मात्रकों की एक प्रणाली को निर्धारित किया। इस प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की प्रणाली कहा जाता है और इसके फ्रांसीसी नाम से संक्षिप्त रूप में एसआई लिखा जाता है। एसआई इकाई में 7 मूलभूत मात्रक और 2 पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री माने पूरक मात्रक दिए गए हैं और उसका पूरा लिस्ट यहां पर आपके बोर्ड पर आपको दिखा दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे एग्जाम में आपका सवाल बनेगा ही बनेगा, पूछा जाएगा एसआई यूनिट क्या है, 7 एसआई यूनिट के बारे में बताइए। तो यहां पर ऐसी एक टेबल बनानी है आपको जिसमें इस तरफ लिखा है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, यहां लिखा है उसका एसआई यूनिट और यहां लिखा है उसका सिंबल। क्या लिखा हुआ है? सिंबल लिखा हुआ है। अब इस चीज को ध्यान से देखना भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी ली गई लेंथ। लेंथ को किस में मेजर किया गया? लेंथ को मेजर किया गया मीटर में। तो मीटर क्या है? उसका एसआई यूनिट। और उसका सिंबल क्या लिया गया? मीटर का पहला लेटर एम अपन ने उठा लिया। फिर उसके बाद में दूसरा यूनिट आता है मास, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी आता है मास, और मास का ऐसा यूनिट लिया गया किलोग्राम, और किलोग्राम में किलो का के और ग्राम का जी उठाकर बना दिया गया केजी। फिर तीसरा उठाया गया फंडामेंटल, अपन मेन ये 7 चीजें ही अपने दैनिक जीवन में ज्यादातर यूज करते हैं। आप किसी भी चीज की लंबाई देखते हैं, भाई मैं जयपुर से मुंबई जा रहा हूं, कितना दूर है? किलोमीटर में लेंथ नाप रहे हैं। आप अपना वजन चेक करते हैं, मास। आप ऑफिस जाते हैं, टाइम चेक करते हैं। बुखार आता है, आप कोई चीज खाना बना रहे हैं, आप पानी गर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो टाइम जो है वो आपका क्वांटिटी हुआ, सेकंड उसका ऐसा यूनिट हुआ और सेकंड का पहला लेटर उठा लिया एस, तो इसका सिंबल हो गया अपने पास एस। चौथा पॉइंट आता है आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है जिसे आप केल्विन में मेजर करेंगे और केल्विन का के आपने उठा लिया एज ए सिंबल। पांचवा आता है इलेक्ट्रिक करंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कुछ नहीं हो सकता आज के समय। तो इलेक्ट्रिक करंट को नापा गया एम्पियर में और एम्पियर का वर्ड यूज किया गया ए। और फिर आता है छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, रोशनी प्रकाश को नापा गया और उसको नापा गया कैंडेला में। तो कैंडेला में सी कैन का और डेला का डी उठाकर बना दिया गया सी डी। और सबसे लास्ट आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया जाता है मोल के अंदर, और मोल में पहले तीनों शब्द उठाकर एमओएल ले लिया क्योंकि एम से ऑलरेडी हम मीटर ले चुके थे, और मो लेते तो मो तो कुछ बनता नहीं, तो मोल का एमओएल ही उठा लिया। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा कितनी है उसको आपने इसमें लिया। तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कितने मोल गैस, कितने मोल पदार्थ, तो कोई भी पदार्थ को मापा इसमें मोल में नापा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये यहां पर आपकी 7 मूलभूत इकाइयां हैं जिनके बारे में इस अगली स्लाइड में भी मैंने चर्चा करी है। यहां पर आप लोगों को फोटो वोटो दिखा दिया गया कि भैया आपको पता रहे। जैसे ये थर्मामीटर बना दिया तो टेम्परेचर हो गया केल्विन में। ये यहां पर कोई बोतल बना दी किलोग्राम के अंदर केजी। ये आपका इंची टेप बना रखा है यानी लेंथ है मीटर के अंदर। ये आपका घड़ी बना दिया मतलब टाइम है सेकंड के अंदर। और ये आपका बिजली का निशान बना दिया करंट का, तो ये आपका एम्पियर है ए में। ये आपकी मात्रा है पदार्थ की मोल में, और ये बल्ब बना दिया यानी रोशनी को मेजर किया आपने कैंडेला में। तो इस प्रकार आज के इस सेशन के अंदर अपन ने टोटल 3 चीजें यहां पर समझी हैं
जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा वापस रिवाइज करा देता हूं, और वो चीजें हैं ये। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि का मापन कैसे किया जाता है, मापन के लिए कितनी इकाइयां होती हैं, दो प्रकार की, मूलभूत और डेराइव्ड, और इसके लिए अलग अलग तरीके के सिस्टम, तो 4 तरीके के सिस्टम पढ़े, 2 तरीके की यूनिट्स पढ़ी, और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो चीज जिसको किसी भी यूनिट के अंदर हम प्रदर्शित कर सकें या फिर हम उसे दर्शा सकें। जैसे सबसे पहले तो मेजरमेंट क्या है वो देखा, मेजरमेंट क्यों जरूरी है वो देखा, नीड ऑफ मेजरमेंट, नीड ऑफ मेजरमेंट के बाद हमने ये देखा कि मेजरमेंट करना जरूरी है, समझ गए। फिजिकल क्वांटिटी वो चीज होती है जिसे आप मेजर कर सकते हैं और किसी नंबर में डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर किया किलोग्राम में, डिस्क्राइब किया 65 से। तो आप किसी चीज को मेजर करके डिस्क्राइब कर सके वो फिजिकल क्वांटिटी। और ये फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार की थी, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो आपकी मूलभूत है, वो किसी दूसरी क्वांटिटी पे निर्भर नहीं करती है, और दूसरी डेराइव्ड है जो एक या एक से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी पे निर्भर करती है। और फिर अपन ने यूनिट का मेजरमेंट देखा, तो उसके लिए अपने पास में यूनिट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आई, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी यूनिट को फुलफिल करनी चाहिए। फिर सीजीएस सिस्टम क्या है, एमकेएस सिस्टम क्या है, एफपीएस सिस्टम क्या है, और एसआई सिस्टम क्या है, इसके बारे में अपन ने जानकारी ली। आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा इजी प्रेप या इजी प्रेप सेमेस्टर का ऐप जो है वो शेयर करिएगा। आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी को आप ऐप के बारे में बताएं, साथ ही साथ इजी प्रेप सेमेस्टर यूट्यूब चैनल के बारे में भी जरूर से बताइएगा। इसी के साथ इस सेशन में इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। अब यदि आप जेयूटी डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी डेडिकेटेड कोर्स के साथ करना चाहते हैं तो इजी प्रेप आप सभी बच्चों के लिए जेयूटी डिप्लोमा के जो सेमेस्टर्स है उनके लिए डेडिकेटेड बैचेस लेकर आए हैं, जहां पर आपको कंप्लीट थ्योरी क्लासेस, उनके साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन, पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चंस, और जो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा दिए जाएंगे। आप अपने जेयूटी यानी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के किसी भी डिप्लोमा सेमेस्टर के बैच को सिर्फ और सिर्फ अभी 2499 की जगह 1499 रुपए में एनरोल कर सकते हैं, और ये कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्स आपको मिल जाएगा जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होने वाली है। यदि आपको इस पर्टिकुलर बैच को लेकर किसी भी तरह का कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आप इस बैच के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इजी प्रेप सेमेस्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।